दोस्तों, कैसे हो आप? काफ़ी दिनों से हम एक धमाकेदार मूवी की इंतज़ार कर रहे थे, जिसका नाम है वेटैया। और ये धमाकेदार मूवी में है मेन 2 दिग्गज कलाकार, उनका नाम है रजनीकांत और अपने अमिताभ बच्चन जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेटैया का मतलब क्या होता है। वेटैया का मतलब होता है शिकारी। इस फ़िल्म की मुख्य भूमिका निभाने वाले मशहूर आईपीएस ऑफ़िसर अतीम का इंसाफ़ करने का एक ख़ास तरीका है। वो अपराधियों को एनकाउंटर में मारकर इसे न्याय मानते हैं। उनकी इसी कार्यशैली की वजह से उनका नाम भी खौफ का पर्याय बन चुकी है। दोस्तों, अब फिल्म की शुरुआत होती है ह्यूमन राइट ऑफिसर सत्यदेव से, जिनका मानना है कि पुलिस अक्सर जल्दबाजी में फैसले ले लेती है, जिसके चलते उन्हें एनकाउंटर करना पड़ता है और अपराधियों को सही न्याय नहीं मिल पाता है। इसके बाद हम एक पैट्रिक नाम के व्यक्ति से मिलते हैं, जो गुंडों के बीच रहता है। वो उनके लिए चाय बनाने से लेकर के हर छोटे बड़े काम करता है। लेकिन जल्द ही पुलिस की एंट्री होती है और यहीं पर पहली बार हम आईपीएस ऑफिसर अतीन से मिलते हैं। उनकी एंट्री होते ही माहौल में डर सा छा जाता है, क्योंकि सबको पता है कि अतीन किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं। अतीन का अंदाज बहुत ही पुराना है। वो अपराधियों को पकड़ते हैं और जिन्हें वो सजा देने के लायक समझता है, उन्हें एनकाउंटर में मार देता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि पैट्रिक असल में उन गुंडों का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो अतीन का ही एक प्रमुख खबरी है, जिस पर अतीन को बहुत भरोसा है। पैट्रिक खुद को पुलिस वाला चोर मानता है, क्योंकि वो दोनों तरफ से जानकारी रखता है। अतीन के एनकाउंटर करने की वजह से उसे हमेशा अपने उच्च अधिकारियों को जवाब देना पड़ता है। लेकिन सत्यदेव का कहना है कि पुलिस की जल्दबाजी के कारण अपराधी को सही सजा नहीं मिलती। कई बार ऐसा हुआ है कि अतीन ने एनकाउंटर किया तो सत्यदेव को उन अपराधों के पुख्ता सबूत नहीं मिल सके। फिर भी अतीन का दावा है कि उसने जितने भी अपराधियों को मारा है, वे सब गुनाहगार थे और कोई भी निर्दोष नहीं था। अब जब अतीन अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, तो कहानी में और भी मोड़ आते हैं। तभी अचानक अतीन को सारेणा नाम की एक स्कूल टीचर का एक पत्र मिलता है। सारेणा ने पत्र में बताया होता है कि जिस स्कूल में वह पढ़ाती है, वहां के कुछ गुंडे और मवाली क्लासरूम में गांजा छिपाने लगे हैं। पहले तो वे इसे कहीं और रखते थे, लेकिन अब इतनी ज्यादा मात्रा में गांजा आने लगा है कि उन्होंने इसे बच्चों की कक्षाओं में भी रखना शुरू कर दिया है। इससे बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। यह स्कूल कन्याकुमारी में स्थित है और यह स्थिति सुनकर अतीन तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद साथी पैट्रिक को वहां भेजने का फैसला करता है। पैट्रिक स्कूल पहुंचकर सबसे पहले सारेणा से मिलता है और उसे बताता है कि एसपी साहब ने उसे इस समस्या को हल करने के लिए भेजा है। सारेणा पैट्रिक को सारी जानकारी देती है कि किस तरह से गुंडे क्लासरूम में गांजा छिपा रहे हैं। इसके बाद पैट्रिक इलाके में नजर रखना शुरू कर देता है। वह जगह जगह पर छिपे हुए कैमरे लगा देता है, ताकि वो आसानी से गुंडों की हरकतों पर नजर रख सके। धीरे धीरे पैट्रिक को पता चल जाता है कि गांजा कहाँ छिपाया जा रहा है और किस तरह का नेटवर्क काम कर रहा है। सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद पैट्रिक उसे अतीन तक पहुंचाता है। अतीन तुरंत अपनी टीम को तैयार करता है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा गिरोह था, जो अगर समय रहते नहीं पकड़ा गया तो पूरे देश को भी बर्बाद कर सकता था। रात के समय समुद्र के रास्ते से गांजा का माल आता है और इसी दौरान हम उस गुंडे को देख पाते हैं, जो इस पूरे धंधे का सरगना है। वह अपने साथियों के साथ कुछ बातें ही कर रहा होता है कि अचानक अतीन अपनी टीम के साथ वहां धावा बोल देता है। अतीन और उसकी टीम गुंडों को बुरी तरह से मारते हैं और मुख्य अपराधी को पकड़ लेते हैं। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन के दौरान वह मुख्य गुंडा कुछ चौंकाने वाले खुलासे करता है। वह बताता है कि इस पूरे गोरख धंधे में कुछ पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। उन्हें हर महीने रिश्वत दी जाती है। वह एक नाम भी लेता है जो अतीन के अपने ही साथी ऑफिसर का होता है। यह सुनकर अतीन को काफी गहरा धक्का लगता है, क्योंकि उसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि उसका खुद का कोई साथी इतना भ्रष्ट हो सकता है। अतीन अब समझ चुका था कि जितना बुरा वो गुंडा था, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और भ्रष्ट वो पुलिस अधिकारी था, जिसने अपने लालच के चलते कई निर्दोष लोगों की जान ली थी। अतीन एक चालाक जाल बुनता है और वो उस गुंडे से उस भ्रष्ट अधिकारी को मरवा देता है। इसके बाद अतीन उस गुंडे को भी खत्म कर देता है, ताकि पूरा मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, ह्यूमन राइट्स के अधिकारी सत्यदेव को यह एनकाउंटर फेक लगता है। सत्यदेव को बताया जाता है कि गुंडे ने पहले हमारे एक अधिकारी को मारा, इसलिए अतीन को उसे भी मारना पड़ा। हालांकि सत्यदेव को पूरी तरह से पता था कि यह सब कुछ एक खेल था। वो इसलिए कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे मालूम था कि जिनका एनकाउंटर हो रहा है वे सच में अपराधी थे। आगे की कहानी में हम देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करने के लिए सारा अपना ट्रांसफर कन्याकुमारी से चेन्नई करवा लेती है और वहां बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है। लेकिन एक दिन जब वह स्कूल से घर लौटने के लिए तैयार हो रही थी, तभी अचानक एक आदमी उस पर हमला कर देता है। वह उस पर बर्बरता से हमला करता है और उसका रेप करके उसे बेरहमी से मार डालता है। जब वह हमलावर सारण्य के पास पहुंचा था, सारण्य ने एसपी साहब को कॉल करने की भी कोशिश की थी, लेकिन अफसोस वह कॉल नहीं उठा पाए।
अगले दिन जब यह खबर सबके सामने आई तो पूरे शहर में हंगामा मच गया। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे और सभी को सारण के लिए न्याय चाहिए था। एसपी साहब खुद को भी बहुत दोषी महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो सारण का फोन उठा लेते तो शायद आज वो जिंदा होती। इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार करती है, जिसका नेतृत्व आईपीएस अधिकारी हरीश कुमार करता है। जो कुछ भी सारण के साथ हुआ था वह उस स्कूल की छत पर हुआ था। हरीश कुमार और उनकी टीम वहां जाकर सारे सबूत इकट्ठा करते हैं और उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देते हैं। कहानी अब और भी पेचीदा हो गई और सभी को सारण के लिए न्याय का इंतजार है। जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि सारण का मोबाइल फोन गायब है, आईपीएस हरीश अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि सारण का मोबाइल फोन अब ऑन हो चुका है। हरीश और उसकी टीम तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां फोन एक्टिव हुआ था। जब वे उस दुकान पर पहुंचते हैं तो न सिर्फ सारण का मोबाइल फोन मिलता है, बल्कि वो हथियार भी मिलता है जिससे उसकी हत्या की गई थी। इसके साथ ही कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिलते हैं जो उन्हें अपराधी तक ले जाते हैं। अपराधी का नाम था गुना। जैसे ही हरीश और उसकी टीम को गुना की पहचान होती है, उन्हें उसके बारे में कुछ चौंकाने वाली जानकारियां मिलती हैं। गुना पहले से ही एक सेक्सुअल हरासमेंट के केस में जेल जा चुका था और वह एक सेक्स एडिक्ट भी था। साथ ही वह अक्सर सारण के स्कूल के आसपास भी देखा जाता था। जिस दुकान में गुना काम करता था वहीं से सारण का मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद हुआ। इस तरह सारे सबूत गुना के खिलाफ इकट्ठा हो गए। हरीश अपनी पूरी टीम के साथ गुना के घर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेता है। उसे पकड़ने के बाद जब पुलिस उसे अस्पताल ले जाकर मेडिकल जांच करवाती है तो गुना मौका पाकर फरार हो जाता है। इस घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश फैल जाता है। सभी को गुना की अपराधी गतिविधियों के बारे में पता चल चुका था और लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगते हैं। वे सभी गुना के लिए फांसी की मांग करने लगते हैं। यह बात जब कमिश्नर तक पहुंचती है तो वे तुरंत आईपीएस अतीन को बुलाते हैं और उसे 1 हफ्ते का समय देते हैं। कमिश्नर स्पष्ट रूप से कहते हैं, या तो तुम गुना को पकड़ के ले आओ या फिर उसका एनकाउंटर कर दो। अतीन बिना समय गवाए हरीश की टीम में शामिल हो जाता है और वे गुना की तलाश में जुट जाते हैं। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि गुना समुद्र के रास्ते एक शिप में छिपा हुआ है। अतीन और हरीश की टीम उस शिप तक पहुंचती है। जब हरीश को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि गुना ही वही अपराधी है तो वह अतीन को कंफर्म करता है। बिना किसी देरी के अतीन गुना का एनकाउंटर कर देता है, जिससे सारण की हत्या का असली अपराधी अपने अंजाम तक पहुंच जाता है। अगले दिन जनता बेहद खुश हो जाती है। उनके लिए न्याय का दिन था। उन्हें सारण के लिए इंसाफ मिल चुका था और वे अब संतुष्ट थे कि अपराधी को उसकी सजा मिल गई थी। लेकिन इस पूरे मामले में एक इंसान ऐसा था जो खुश नहीं था और वो था सत्यदेव। जब गुना का एनकाउंटर हुआ तो सत्यदेव को इस पर शक हुआ और उसने अगले दिन 3 दिन तक खुद अपनी टीम के साथ इस केस की जांच की। सत्यदेव की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे कुछ ऐसी जानकारियां मिली जिन्हें अगर वह सबके सामने लाता है तो पूरा मामला पलट सकता था। लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह पहले खुद इस केस की गहराई को समझना चाहता था। इसके लिए उसने अतीन से सीधे बात की और उसे इस केस की पुनः जांच करने को कहा। हालांकि अतीन ने पहले तो मना कर दिया, यह कहते हुए कि इस केस की जांच तो हरीश ने की थी, लेकिन सत्यदेव उसे 3 दिन का समय देता है और कहता है इस केस को फिर से जांचो और असली गुनहगार का पता लगाओ, क्योंकि गुना इसके पीछे नहीं था। अतीन को इस बात ने झकझोर दिया। सत्यदेव के कहने पर उसने मामले को फिर से खंगालना शुरू किया और हरीश से मिलकर सभी जानकारियां इकट्ठा की। उसके पास अब सारे सबूत थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थीं जो हरीश या किसी और को मालूम नहीं थी। जांच में पता चलता है कि जब गुना को सेक्सुअल हरासमेंट के केस में जेल हुई थी तो उसे सारण ने ही जेल से रिहा करवाया था। अतीन के लिए यह बात हैरान कर देने वाली थी। अगर सारण ने गुना की मदद की थी तो फिर गुना उसे क्यों मारेगा? इस कड़ी को समझने के लिए अतीन ने और गहराई से जांच की। थोड़ी और तहकीकात के बाद उसे पता चला जब सारण के साथ दुष्कर्म हुआ उस वक्त गुना हैदराबाद में था। हैदराबाद में वह एक बस स्टैंड पर मौजूद था। उसी दौरान उसने सारण को फोन भी किया था। अब अतीन के सामने सच्चाई आ चुकी थी। गुना असली गुनाहगार नहीं था। इसका मतलब था कि उन्होंने एक निर्दोष इंसान की जान ले ली थी। सत्यदेव ने फिर अतीन को बुलाया। तुमने सिर्फ गुना की ही जान नहीं ली, बल्कि उसके परिवार की जिंदगी भी तबाह कर दी। जब समाज ने गुना को गुनाहगार मान लिया तो उन्होंने उसके परिवार को भी नहीं छोड़ा। अगर मैं उसके परिवार को घर न ले आता तो वे लोग उन्हें भी मार डालते। अतीन इस सच्चाई से टूट चुका था। अब उसे एहसास हो गया था कि उसने एक भयंकर गलती कर दी थी। एक निर्दोष इंसान को मारकर उसकी जिंदगी और परिवार दोनों को खत्म कर दिया था। अब सवाल था कि अतीन इस गलती का प्रायश्चित कर पाएगा और असली गुनाहगार को पकड़ पाएगा। अतीन को गुना के परिवार को देखकर बहुत दुख होता है। वह उनसे वादा करता है कि गुना निर्दोष है और वह इसे सभी के सामने साबित करके रहेगा। उसे चाहे जो भी सजा मिले वह स्वीकार करेगा। पहले असली गुनाहगार को पकड़ना ही उसकी प्राथमिकता थी। वहीं
जिसने सारण की हत्या और दुष्कर्म किया था। इस मिशन में सत्यदेव भी अतीन का साथ देता है और वादा करता है कि वह तब तक फाइल सबमिट नहीं करेगा जब तक अतीन असली गुनहगार को नहीं पकड़ लेता। अतीन और पैट्रिक जांच में जुट जाते हैं। वे सारण की हत्या से 2 दिन पहले के सारे सीसीटीवी फुटेज की छानबीन करते हैं। आखिरकार उन्हें एक आदमी का पता चलता है जिसका नाम हनु रेड्डी है। वह बेहद खतरनाक और बड़ा अपराधी है। हनु रेड्डी पर नजर रखने के लिए पैट्रिक उसके इलाके में जाता है और छुपकर कैमरे के जरिए उसकी गतिविधियों पर नजर रखता है। लेकिन दुर्भाग्य से हनु रेड्डी के लोग पैट्रिक को देख लेते हैं और उसे मारने की भी कोशिश करने लगते हैं। ठीक उसी समय अतीन सही मौके पर पहुंचता है और हनु रेड्डी के आदमियों को बुरी तरह से मार गिराता है। हालांकि अतीन आसानी से हनु रेड्डी को मार सकता था, लेकिन उसने उसे नहीं मारा। उसका मकसद था कि हनु रेड्डी को जिंदा गिरफ्तार करके दुनिया के सामने लाया जाए ताकि उसकी सच्चाई उजागर हो सके। अतीन हनु रेड्डी को अपनी पुलिस जीप में लेकर वापस आने लगता है, लेकिन तभी अचानक से रास्ते में एक बड़ा विस्फोट हो जाता है। इस विस्फोट में हनु रेड्डी मारा जाता है। यह देख अतीन और उसकी टीम चौंक जाती है। यह स्पष्ट हो जाता है कि हनु रेड्डी के पीछे कोई और बड़ा शख्स है जो उसे मारकर सबूत मिटाना चाहता था। कमिश्नर साहब इस विस्फोट के बाद अतीन से सवाल करते हैं, तुम्हें असली गुनहगार मिल चुका था, फिर तुमने हनु रेड्डी को गिरफ्तार करने क्यों गए थे? अतीन अब यह समझ चुका था कि हनु रेड्डी इस साजिश में एक मोहरा था, लेकिन उसके पीछे कोई और ताकतवर व्यक्ति था जो सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहा था। अब असली सवाल यह है कि हनु रेड्डी के पीछे कौन है और क्या अतीन उस रहस्यमयी व्यक्ति को पकड़ पाएगा जिसने यह सब कुछ प्लान किया था। अतीन को जब यह एहसास होता है कि असली गुनहगार अभी तक सामने नहीं आया है, वह कमिश्नर से और समय की मांग करता है। कमिश्नर साहब उसे 1 महीने का समय दे देते हैं ताकि वह मामले की गहराई से छानबीन कर सके। अब अतीन शुरुआत से ही केस की इन्वेस्टिगेशन करता है और धीरे धीरे सारी कड़ियों को जोड़ना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि सारण्य एक बड़ी साजिश का शिकार हुई थी जो कोचिंग संस्थानों से जुड़ी थी। सारण्य दरअसल नेट अकादमी के खिलाफ थी, एक बड़ी कोचिंग संस्था जो गरीब और कमजोर बच्चों को बेहतर शिक्षा का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठ रही थी। सारण्य इन कोचिंग संस्थानों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था क्योंकि ये लोग बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अतीन को पता चलता है कि इस पूरे घोटाले के पीछे एक बड़ा नाम है नटराज, जो नेट अकादमी का मालिक है। नटराज न सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग चलाकर करोड़ों की कमाई करता था, बल्कि उसकी पहुंच बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों तक थी। उसकी अकादमी ने स्कूलों के साथ भी टाई अप कर लिया था और कमजोर बच्चों को शोषित कर रहा था। जैसे जैसे अतीन की जांच आगे बढ़ती है, उसे एहसास होता है कि नटराज के इस घिनौने काम में पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं। वह आईपीएस हरीश कुमार को बुलाता है और उससे पूछताछ शुरू करता है। जल्द ही सच्चाई सामने आती है। हरीश कुमार भी नटराज के साथ मिलकर काम कर रहा था। हरीश ने सारण की इन्वेस्टिगेशन में जानबूझकर गलत सबूत तैयार किए थे ताकि मामला किसी और दिशा में मुड़ जाए। हरीश कुमार ने न सिर्फ साक्ष्यों में हेरफेर किया, बल्कि सारण के मोबाइल में जो अश्लील वीडियो डाला गया था वह भी हरीश की साजिश का हिस्सा था। उसने यह सब इसलिए किया ताकि सबको लगे कि यह वीडियो गुनाह ने डाला है और उसे ही गुनहगार साबित किया जा सके। हरीश ने सारे सबूतों को इस तरह से तैयार किया था कि गुनाह पर सारा दोष आ जाए और असली गुनहगार नटराज को और उसकी टीम आसानी से बच जाए। अतीन अब पूरी तरह से समझ चुका था कि इस साजिश का असली मास्टरमाइंड नटराज है और हरीश कुमार ने उसका साथ देकर न्याय को तोड़ा मरोड़ा था। अब अतीन का मकसद न सिर्फ नटराज को बेनकाब करना था, बल्कि उस पूरी सिस्टम को उजागर करना था जो इस घोटाले में शामिल थी। नेट अकादमी की साजिश और गुना के ऊपर लगे सेक्सुअल हैरेसमेंट के झूठे आरोप की असलियत धीरे धीरे सामने आने लगी। असल में गुना की बहन एक डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए उसने उसे नेट अकादमी में दाखिल करवाया ताकि वह नीट की तैयारी कर सके। इस कोचिंग की फीस 2 लाख रुपए थी, लेकिन पढ़ाई इतनी कठिन और प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसकी बहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे तनाव बढ़ता गया और एक दिन गुना की बहन ने सुसाइड करने की कोशिश की। शुक्र है कि सारण ने समय पर वहां पहुंच गई और उसे बचा लिया। सारण ने इस स्थिति के बारे में गुना और उसकी फैमिली से बात की। उन्होंने महसूस किया कि उसकी बहन नेट अकादमी की पढ़ाई को संभाल नहीं पाएगी। चूंकि दाखिला लिए कुछ ही दिन हुए थे, वे नेट अकादमी से फीस वापस लेने की कोशिश करने लगे, लेकिन नेट अकादमी का कहना था कि एक बार फीस जमा हो जाने के बाद वह रिफंड नहीं की जाती है। यह सुनकर सारण और गुना दोनों नेट अकादमी की गहराई से जांच करने लगे और जल्द ही उनके अकादमी के फ्रॉड और धोखाधड़ी के बारे में पता चल गया। यहीं से नेट अकादमी के मालिक नटराज को यह डर सताने लगा कि अगर उनकी सच्चाई बाहर आ गई तो उनका बड़ा धंधा बंद हो सकता है। इसलिए नटराज ने गुना और सारण्य को रास्ते से हटाने की साजिश रची। उन्होंने पहले गुना पर झूठे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज करवाया और फिर सारण्य की हत्या करवा दी। अब अतीन को यह सब सच्चाई पता चली तो उसने नटराज को अरेस्ट करने का फैसला किया। अतीन अपनी टीम के साथ नटराज को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचता है। जब वह नटराज को पकड़कर लिफ्ट से नीचे ला रहा होता है, तभी अतीन को एक कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। यह कॉल आते ही अतीन को समझ आ जाता है कि नटराज कितना पावरफुल आदमी है।
उसके पास सच में कई बड़े मंत्रियों का समर्थन था जो सिर्फ एक फोन कॉल पर ही कुछ भी करवा सकते थे, यहाँ तक कि एक ईमानदार ऑफिसर का ट्रांसफर भी। नटराज की पावर और उसकी पहुंच देखकर अतीन को एहसास हो जाता है कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उसने हार मानने का इरादा नहीं किया था। अब उसका मकसद था कि नटराज के सारे घोटालों को दुनिया के सामने लाना, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। अतीन ने अपनी टीम के साथ मिलकर नटराज और उसकी नेट अकादमी के खिलाफ एक गहन जांच शुरू की। उसका लक्ष्य था उन सभी लोगों को एकजुट करना जिन्होंने नेट अकादमी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायतें की थीं। उसने महसूस किया कि अगर वे लोग एक साथ आकर नटराज के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हैं तो नटराज पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस दौरान नटराज ने कई बार अथीन की पत्नी थारा पर हमले करवाए, लेकिन अथीन ने अपनी सुरक्षा को लेकर पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसने अपनी टीम को प्रशिक्षित किया था ताकि वे हर स्थिति का सामना कर सकें। जब नटराज के गुंडों ने थारा पर हमला किया तो अथीन की टीम ने जवाबी कार्रवाई की और उन गुंडों को बुरी तरह से मार गिराया। कुछ दिनों बाद अथीन ने नटराज के पास फिर से जाने का फैसला किया। इस बार उसके पास ढेर सारे सबूत थे। उसने लगभग 2000 लोगों की फाइलें इकट्ठा की थीं जिन्होंने नटराज के खिलाफ शिकायत की थी और उन पर नटराज द्वारा किए गए 2000 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के सबूत थे। लेकिन उसे यह भी पता था कि नटराज अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके जमानत ले सकता है, इसलिए उसे और मजबूत सबूतों की आवश्यकता थी। उसी समय अथीन को सारण द्वारा भेजी गई एक वीडियो के बारे में पता चलता है। सारण ने यह वीडियो कुरियर के माध्यम से भेजी थी, लेकिन वह वीडियो कहीं बीच में फंस गई थी। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अथीन ने पैट्रिक की मदद ली। पैट्रिक ने कुरियर के ट्रैकिंग में मदद की और पता लगाया कि वीडियो कहां अटक गई है। थोड़े समय बाद सारण का वीडियो अंततः अथीन के पास पहुंच जाती है। जब अथीन ने वीडियो देखा तो वह खुशी से झूम उठा। वीडियो में स्पष्ट रूप से नटराज की धांधली और उसके द्वारा किए गए अपराधों के सारे सबूत थे। अथीन ने पैट्रिक से कहा, तूने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुझे जो भी चाहिए सब कुछ दूंगा। यह सुनकर पैट्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मुझे मेरा विश्वास चाहिए, हम नटराज को उसके किए की सजा दिलाने के लिए तैयार हैं। अथीन और उसकी टीम अब नटराज को पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वे जानते थे कि अब उनके पास वो सबूत है जो नटराज को जेल में डालने के लिए काफी है, लेकिन उन्हें यह भी सुनिश्चित करना था कि इस बार नटराज किसी तरह छूट न पाए। अथीन ने योजना बनाई कि वे अगले कदम के लिए क्या करेंगे। उन्हें न केवल नटराज को गिरफ्तार करना था, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना था कि उसके प्रभाव और पहुंच को खत्म किया जाए ताकि वह कभी भी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके। इसलिए उन्होंने एक व्यापक अभियान की योजना बनाई जिसमें वो नटराज की गतिविधियों की निगरानी करेंगे और उसे पकड़ने के लिए सही समय का इंतजार करेंगे। अब सब कुछ अथीन की योजना और धैर्य पर निर्भर था। अथीन और पैट्रिक के बीच की यह दोस्ती और भाईचारा बहुत गहरा था और जब पैट्रिक ने कहा कि उसे सिर्फ एक बार गले मिलना है तो यह एक भावुक पल बन गया। लेकिन तभी जैसे ही पैट्रिक ने आगे बढ़कर अथीन से गले मिलने का प्रयास किया, एक नाइपर ने दूर से गोली चला दी। यह गोली दरअसल अथीन को निशाना बनाकर चलाई गई थी, लेकिन वह पैट्रिक को लगी। पैट्रिक की मौके पर ही मौत हो जाती है और यह घटना अथीन को तोड़कर रख देती है। पैट्रिक की हत्या के बाद सारण की वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। जनता इस वीडियो को देखकर नटराज के खिलाफ एकजुट हो जाती है और अब हर कोई चाहता है कि नटराजन को फांसी दी जाए। जब नटराजन को कोर्ट ले जाया जा रहा था तो उसके गुंडों ने पुलिस की सुरक्षा को तोड़कर उसे छुड़ाने की योजना बनाई। वे उसे कोर्ट में पेश करने से पहले ही रिहा कर लेते और उसके बाद नटराजन एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर से देश छोड़ने की तैयारी करता है। लेकिन तभी अचानक से अथीन की एंट्री होती है। उसने अपने साथी पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर नटराजन के गुंडों पर हमला कर दिया। अथीन ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए नटराजन के लोगों को बुरी तरह से हराया। अंत में हालांकि वह नटराजन को आराम से मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अथीन जानता था कि नटराजन को सजा मिलनी चाहिए, इसलिए उसने उसे जीवित पकड़ लिया और कोर्ट तक ले गया। कोर्ट में नटराजन को उसके किए अपराधों के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इस तरह अथीन ने न केवल अपने दोस्तों के प्रति अपनी वफादारी निभाई, बल्कि उसने उन निर्दोष लोगों के लिए भी न्याय दिलाने में सफलता हासिल की जो नटराजन के शिकार बने थे। फिल्म का अंत यहाँ पर होता है दोस्तों, और यह फिल्म दर्शाता है कि भले ही संघर्ष कितना भी कठिन क्यों ना हो, सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो हम आपको बनाकर पेश करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।